नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। दोस्तों 26 जनवरी सन 2024 को हम सभी लोग अपना 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। देखा जाए तो हम सभी लोग के लिए जो रिपब्लिक डे है काफी खास मौका है, क्योंकि इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्शन में आया था। अगर हम 1947 के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ था, 1947 में देश आजाद हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होता है, पूरे देश में दंगे होते हैं। उस समय करीब 88% से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी, और ऐसी परिस्थिति के अंदर अपना खुद का संविधान लिखना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि अगर आप भारत के डाइवर्सिटी को देखें तो हमारे पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, इतनी बड़ी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए एक कॉमन लॉ एंड कोड को डिफाइन करना दैट इज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने दृढ़ता पूर्वक हमारे देश के संविधान की रचना की, और आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश का जो संविधान था वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था, जिसमें 1,45,000 शब्द थे। ये कितना बड़ा है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हम अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें सिर्फ 4,500 शब्द हैं, जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 1,45,000 शब्द हैं। ऑफ कोर्स भारत एक बहुत बड़ा और काफी डाइवर्सिटी से भरा हुआ एक कंट्री है। बट कई बार हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा निंदा की जाती है। जो हमारे क्रिटिक्स, इवन जो हमारे जो वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं, वेस्टर्न मीडिया हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि इट इज अ बोरोड डॉक्यूमेंट और इट इज अ कॉपी पेस्ट वर्क ऑफ वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से कह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कई बार निंदा की जाती है, और देखा जाए तो एक तरह से निंदा सही भी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमने दूसरे देशों से कॉपी किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे संविधान के अंदर जो सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसे हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से कॉपी किया है। फेडरलिज्म हमने कनाडा से कॉपी किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से कॉपी किया है, और कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ये हमने फ्रांस से कॉपी किया है। तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म सही भी है कि हमने कॉपी पेस्ट कार्य किया है। बट आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि क्या एंशिएंट इंडिया में, स्पेशली एंशिएंट इंडिया से मतलब है मेरा वैदिक इंडिया में, इज देयर इज एनी कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी और रिपब्लिक इज मेंशन और नॉट। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सवाल उठाते हैं कि संविधान बड़ा या धर्म बड़ा। तो इसीलिए आज हम बात करना चाहते हैं कि क्या वैदिक सनातन काल के अंदर भी हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनके अंदर डेमोक्रेसी का मेंशन है, या डेमोक्रेसी टोटली एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा हमें दान दिया गया था। आइए दोस्तों इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और रिपब्लिक डे के हिसाब से बड़ा ही सुटेबल टॉपिक भी है। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं एक रिसर्च वर्क कोट करना चाहूंगा। उस रिसर्च वर्क का नाम है एंशिएंट इंडिया डेमोक्रेसी। एक रिसर्च पेपर है जिसे जानकी नाथ भट्ट, एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में कार्यरत हैं। इन्होंने एक अपने रिसर्च पेपर में बताया है कि एंशिएंट इंडिया में देयर वाज ए सेंट्रल असेंबली, जिसका कार्य होता था टू चेक द वर्क ऑफ किंग, कि किंग के पास पावर होती थी दोस्तों, तो पावर को चेक करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रल असेंबली का भी गठन किया जाता था। और इस सेंट्रल असेंबली का जो मेंशन है ये ऋग्वेद और छांदोग्य उपनिषद के अंदर भी इसका वर्णन हमें मिलता है। सेंट्रल असेंबली के 2 हाउसेज होते थे, एक हाउस का नाम होता था समिति, दूसरे का नाम होता था सभा। और समिति के अंदर जो पूरे ट्राइब है, पूरी जो पॉपुलेशन है वो समिति के अंदर आती थी, और सभा के अंदर जो डिस्टिंग्विश्ड मेंबर होते थे वो सभा के अंदर आते थे। तो कहीं ना कहीं जो समिति और सभा है वो आज के दौर में अगर हम बात करें करंट डेमोक्रेसी के हिसाब से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलता जुलता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। उसी तरीके से महाभारत के चैप्टर 107, 108 शांति पर्व के अंदर हमें मेंशन मिलता है गणराज्य के बारे में। वहां गणराज्यों का उल्लेख हुआ। गणराज्य का मतलब हुआ दोस्तों, इट मींस रूल ऑफ रिपब्लिक। कहने का मतलब है कि छांदोग्य उपनिषद हो, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे महाभारत हो, हमें बार बार जो है रिपब्लिक, गणराज्य शब्द का उल्लेख मिल रहा है, सेंट्रल असेंबली का उल्लेख हमें मिल रहा है। इवन ग्रीस को बोला जाता है दोस्तों कि इट इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ग्रीस का जो हिस्ट्री है उसके अंदर भी इंडियन डेमोक्रेसी का हिस्ट्री में मिलता है। जी हाँ, एक ग्रीक इतिहासकार थे जिनका नाम था डियोडोरस सिकुलर। इन्होंने अपने वर्क में बताया है कि किस तरीके से भारत में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। 326 बीसी में जब अलेक्जेंडर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय भारत के नॉर्थ वेस्ट के अंदर कई सारे रिपब्लिक रूल करते थे।
मोनार्क की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पर रिपब्लिक की बात हो रही, गणराज्यों की बात हो रही। तो इन्होंने अपनी किताब में बताया है कि अलेक्जेंडर का सामना रिपब्लिक और उनकी आर्मी के द्वारा होता है, और रिपब्लिक की जो आर्मी है वो किस तरीके से अलेक्जेंडर को डिफीट करती है। और इनकी किताब से हमें पता चलता है कि किस तरीके से 326 बीसी में नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर वहां पर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक इंडिया में एग्जिस्ट करता था। उसी तरीके से अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की बात करें, जो कि 4th सेंचुरी बीसी में कौटिल्य यानी चाणक्य पंडित जी के द्वारा लिखा गया है, और इन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर गवर्नेंस के जितने एस्पेक्ट हैं उसको डिफाइन किया है, 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को डिफाइन किया है। यहां तक कि अर्थशास्त्र के अंदर हमें एंट्रेंस टेस्ट फॉर मिनिस्टर का भी उल्लेख मिलता है। मतलब आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको टेस्ट पास करके मिनिस्टर बनना पड़ेगा। ये तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो वोटिंग सिस्टम हो गया है, जिसकी लाठी उसके बाद जिसके जितना ज्यादा वोट है वो आगे मिनिस्टर बन जाएगा। बट एट द टाइम ऑफ अर्थशास्त्र, एट द टाइम ऑफ चाणक्य पंडित, देयर वाज एंट्रेंस टेस्ट फॉर एवरी मिनिस्टर। अगर हम धर्मशास्त्र की बात करें, जो कि 600 बीसी पहले लिखी गई थी, पीवी केन सर हैं, भारत रत्न से सम्मानित है, उन्होंने धर्मशास्त्रों के ऊपर कई सारे वॉल्यूम्स की रचना की है। और अपने वर्क में पीवी केन सर बताते हैं कि धर्मशास्त्रों में मेंशन है कि देयर वाज 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लॉ सूट। अगर आपको न्याय प्रक्रिया का पालन करना है तो देयर वाज 4 डिफरेंट स्टेजेस। पहला, फाइल ए कंप्लेन, देन डिफेंडेंट रिस्पॉन्स, थर्ड, अपॉइंटेड मेंबर्स डिलिबरेट, एंड इन द 4th स्टेज जज विल गिव द डिसीजन। ये अगर हम देखें तो आज भी जो धर्मशास्त्रों के अंदर जो मेंशन है 600 बीसी में, ये आज भी हमारे कोर्ट के अंदर जो लॉ सूट का जो प्रोसेस है वो आज भी हमें यही फॉलो करने को मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें बृहस्पति स्मृति के बारे में बात करें, तो बृहस्पति स्मृति में एक हायरार्की ऑफ कोर्ट के बारे में मेंशन है, और ये बड़ा अमेजिंग डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, बिकॉज आज भी अगर हम देखें हमारे भारत में जितने भी कोर्ट है वो इसी बृहस्पति स्मृति के आधार पर आधारित है। बृहस्पति स्मृति में बताया गया है कि सबसे लोवेस्ट लेवल पर देयर विल बी फैमिली आर्बिट्रेटर, उसके बाद देयर विल बी कोर्ट विद अ जज, देन देयर विल बी कोर्ट विद अ चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस के बाद देयर विल बी किंग कोर्ट, और किंग कोर्ट में भी अगर हम जाएं तो सिर्फ किंग ही होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिसीजन लेने के लिए, किंग के साथ कई सारे काउंसलर हैं, कई सारे जजेस भी। और कहीं भी किसी भी जज या किसी भी काउंसलर को लगता है कि किंग का जो डिसीजन वो बायस्ड है या गलत है, तो काउंसलर्स और जो जजेस हैं वो मिलके किंग के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। ये भी राइट उनके पास था, ये हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर मेंशन है। उसी प्रकार से कई सारे ऐसे एंशिएंट स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल लिच्छवीज, मलाज एंड वजीज कॉन्फेडरेशंस हैं, जिनके अंदर रिपब्लिक एंड सेल्फ गवर्निंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और यहाँ तक कि किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने के लिए, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए यहाँ पर बैलेट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें दोस्तों आज रिपब्लिक डे पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं हमें समझना बहुत आवश्यक है कि कई बार हमें लगता है कि डेमोक्रेसी वगैरह हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा हमें दिया गया, हमारे भारत में तो मोनार्क सिस्टम था और बहुत शोषण होता था, इस प्रकार की कई बार जो मैकॉले और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की तरह हमें बताया जाता है। बट अगर हम इन डेप्थ समझने का प्रयास करें तो हमारे वैदिक पीरियड के अंदर ऑलरेडी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये एग्जिस्ट करती थी और काफी अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करती थी। आपको कोई बोलता है कि संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है, कई बार लोग इस प्रकार का सवाल पूछते हैं हमसे, संविधान को आप मानते हैं कि धर्म को मानते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से उनको आंसर देना चाहिए कि जो हमारा जो धर्म है, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, चाहे उपनिषद हो चाहे वेद हैं, उनके अंदर ऑलरेडी जो डेमोक्रेटिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जो संवैधानिक जो सिद्धांत हैं, वो हमारे शास्त्रों के अंदर मेंशन है। ये था दोस्तों रिपब्लिक डे के ऊपर हमारा एक खास और स्पेशल एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी लोग हमारे वैदिक इंडिया की ग्लोरी से कनेक्ट कर पाएं और रिपब्लिक डे के मौके पर इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमें प्लीज अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दें, ताकि इस प्रकार के कार्य को हम जारी रख सकें। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।